चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अभी तक हमने मेनली सीखा HTML के बारे में। ठीक है, HTML क्या होता है, किस तरह से हम उसमें काम करते हैं, टेबल कैसे बनती है, फॉर्म्स कैसे बनते हैं, ये सब चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, प्रैक्टिकल करके देख लिया। फॉर्म वाला रह रहा है, अच्छा तो फॉर्म वाला आज कर लेंगे प्रैक्टिस। वीडियोस आप लोगों के पास पहुंच गई हैं। ठीक है, तो फॉर्म की प्रैक्टिस कर लेना आज अपने आप। अभी हम सबमिट वाला सबमिट किया सेंड नहीं किया, मतलब कि जैसे सबमिट का बटन रखते हैं ना, सबकी सबमिट किया सेंड नहीं किया, नहीं लिख दो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी नहीं फर्क पड़ता। वही सेंड का बटन आ जाएगा। हाँ वो तो कोड तो वही रहेगा, वो आप किसी भी तरह से कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं उसको करने के, लेकिन जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला तरीका वो ये है कि इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट। ठीक है, जैसे हमने उस दिन बनाया था, इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट, और उससे हम करते हैं उसको एग्जीक्यूट। ठीक है, बेस्ट वे वही है। ये जो वे है ये हमारा बेस्ट वे है, इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट। ठीक है ना, यहां पर तो आपको सबमिट ही लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, क्योंकि वो टाइप है, एट्रीब्यूट है, एट्रीब्यूट को आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, इनसे भी रिकॉर्डिंग शेयर कर लेना। ठीक है ना, डे 1 डे 2 डे 3 डे 4 4 रिकॉर्डिंग्स है हमारे पास, तो वो 4 स्टेप बाय स्टेप देखोगे तो पिछला सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, आज डे 5 चल रहा है, तो कोई ज्यादा सेंड का बटन बनाना हो तो फिर वो बटन वाली अप्रोच यूज करनी पड़ेगी आपको। अगर आपको सेंड का बटन लगाना है तो आपको यहां पर नहीं हो सकता कुछ भी। ठीक है, ये एक सेट पैटर्न है, फिर आप बटन यूज करेंगे। ठीक है ना, ये काम करेगा, बीच में जो भी लिख दोगे वो शो हो जाएगा। ये दोनों ही अप्रोच सही हैं, आप बटन बना के भी काम कर सकते हैं, आप इनपुट टाइप सबमिट करके भी कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों ही अप्रोच काम करती हैं। तो आगे बढ़ते हैं, आज हम स्टार्ट करेंगे CSS, जिसको हम कहते हैं कैस्केडिंग स्टाइल शीट। कैस्केडिंग स्टाइल शीट का पर्पस ये होता है कि हमारे HTML में अच्छे से अच्छे डिजाइन, हम वेबसाइट को जब हम उसकी डेकोरेशन स्टार्ट करते हैं, उसमें कलर्स देने हैं, बॉर्डर्स देने हैं, अट्रैक्टिव, उसको अट्रैक्टिव बनाना है, कुछ स्पेशल इफेक्ट्स देने हैं, तो वो सब काम CSS के अंदर होता है। CSS की फुल फॉर्म होती है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। जैसा कि नाम से आप सुन रहे हैं कैस्केडिंग, कैस्केडिंग का मतलब होता है ओवरलैप करना, एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाना। CSS एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें कभी भी एरर नहीं आता। ठीक है, जिसका एक सेट पैटर्न है। HTML ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ स्टाइल उठा लेता है, एरर कभी भी नहीं देती CSS। ठीक है, कभी भी ये नहीं कि कोई एरर आ जाएगा आपके सामने। अगर एक CSS नहीं काम कर रही होगी दूसरी कर देगी, दूसरी नहीं कर रही होगी तीसरी कर देगी, ऑटोमेटिकली वो भी नहीं करेगी, यूजर वाली नहीं करेगी, तो बाय डिफॉल्ट एक CSS होती है वो काम कर जाएगी, आपके सामने रिजल्ट जरूर आएगा, एरर नहीं आएगा। ठीक है, CSS को समझने के लिए हम मेनली इस बुक को यूज करेंगे जिसका नाम है लर्निंग PHP MySQL जावास्क्रिप्ट एंड CSS। ठीक है, हम CSS बेसिकली मेनली इसी बुक से ही पढ़ेंगे। ठीक है, ये बुक्स मैं आप लोगों के व्हाट्सएप पर शेयर कर दूंगा, बहुत अच्छी बुक है, और PHP MySQL को समझने के लिए और CSS को समझने के लिए ये एक बहुत ही इजी आसान बुक है और बहुत अच्छी बुक है। ठीक है, थोड़ा जूम कर लेते हैं।
चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, CSS बेसिकली स्टैंड्स फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट। इसको हम साइड में कैसे करेंगे? ऊपर ही लगा देते। So the CSS stands for it is a cascading style sheet। इसकी फुल फॉर्म आप याद कर लें, ठीक है। तो इसको हम स्टार्ट कैसे करना है, CSS लगाने के कितने तरीके हैं, वो सब चीजें हम अभी डिस्कस करेंगे। HTML के अंदर CSS लगाने का एक तरीका है कि हम पेज पर ही CSS लगाते हैं। CSS 3 तरह से लगाई जा सकती है। नंबर 1, इनलाइन CSS। लिख लें, 3 टाइप्स हैं बेसिकली। द फर्स्ट वन इज इनलाइन CSS, द सेकंड वन इज ऑन पेज CSS, एंड द थर्ड वन इज एक्सटर्नल CSS। ठीक है। अब तीनों में क्या डिफरेंस है? HTML में आपने एट्रीब्यूट्स लगाए, ठीक है। इनलाइन CSS एट्रीब्यूट की तरह ही लगाई जाती है, और वो सिर्फ और सिर्फ उस लाइन पर, यानी उस HTML टैग पर ही काम करती है जिसमें वो लगाई गई है, ठीक है। छोटे से एक टुकड़े पे काम करती है, उसका असर और कहीं नहीं देखने को मिलता, ठीक है। जैसे डॉक्टर आपको एक बाम देता है और बाम कहता है कि इसको उंगली पे लगा लो, तो उसका असर सिर्फ उंगली पे होगा। अगर आप उसने आपको कहा है कि लेफ्ट हैंड की उंगली पे लगा लो, तो उसका असर लेफ्ट पर ही होगा, राइट की उंगली पर नहीं होगा, ठीक है। उसी तरह से इनलाइन CSS जितने हिस्से पर लगाई जाती है उसी पर ही काम करती है, उसके अलावा उसका असर कहीं नहीं देखने को मिलता। दूसरी होती है ऑन पेज CSS। HTML में बहुत सारे पेजेस होते हैं, एक वेबसाइट के अंदर हजारों पेजेस होते हैं, ठीक है। जिस पेज पर आप हो, जिस पेज पर आपने CSS लगाई है, सिर्फ उसी पर्टिकुलर पेज पर ही उसका असर देखने को मिलेगा। ऐसा ऑन पेज CSS में होता है, यानी किसी एक पेज के लिए हमने CSS लिखी है, वो CSS किसी दूसरे पेज पर आपको नहीं नजर आएगी। दैट इज नोन एज ऑन पेज CSS। और तीसरा होता है एक्सटर्नल CSS, जिसका असर पूरी वेबसाइट में, सभी पेजेस में, 1000 पेज हैं, 2000 पेज हैं, जितने भी हैं वेबसाइट में, सब जगह उसका असर देखने को मिलता है, बशर्ते उस CSS को हम उन सभी पेजेस से लिंक कर दें, ठीक है। वो लिंकिंग कैसे होगी, इसको भी आगे हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला इन्होंने एग्जांपल दिया है इस बुक में, ये एक ऑन पेज CSS का एग्जांपल है। ये देख रहे हैं, HTML से इन्होंने स्टार्ट किया, HTML पे क्लोज किया। ओपनिंग टैग HTML, क्लोजिंग टैग HTML है, देन ओपनिंग टैग हेड है, क्लोजिंग टैग हेड है, हेड में टाइटल रखा है, ठीक है। यहां तक तो पता है आपको, इतना तो करते आए हम। टाइटल के बाद हेड के अंदर ही स्टाइल लगाया गया है, ये ऑन पेज CSS है, ठीक है। स्टाइल के नाम का एक टैग लगाया गया है, ठीक है, जिसको हम इन 2 ब्रेसेस से डिनोट करते हैं, और बीच में हमने स्टाइल लगाया, ठीक है, और हमने उस स्टाइल को क्लोज कर दिया। ये ओपनिंग टैग है, ये क्लोजिंग टैग है, राइट। एंड देन बीच में, अब इसको कैसे लगाया गया है, अब ये देखिए, जिस पर्टिकुलर HTML एलिमेंट पर को का स्टाइल आपको डिफाइन करना है, जैसे H1 HTML एलिमेंट है, ठीक है। H1 का कलर मुझे रेड करना है, फॉन्ट साइज 3 करना है,
और फॉन्ट फैमिली एरियल करनी है। ये 3 स्टाइल्स मैंने अप्लाई की है। ठीक है, कैसे हुआ? सबसे पहले मैंने H1 लगाया, ठीक है, देन करली ब्रैकेट्स यूज करते हैं CSS में हम। H1 के बाद हमने करली ब्रैकेट स्टार्ट करी, ठीक है, फिर मैंने कलर रेड डिफाइन किया। ठीक है, इसका तरीका ये है, बीच में हम एक कॉलन लगाते हैं, ये कॉलन का साइन है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ये कॉलन लगाएंगे, ये सभी में लगेगा। कलर क्या होना चाहिए? कलर रेड होना चाहिए। यहां पर आप किसी भी तरह से कलर्स ले सकते हैं, RGB फॉर्मेट में भी ले सकते हैं, ठीक है, वो जो हमने HTML कोड बनाया था उसमें भी ले सकते हैं, हेक्साडेसिमल में, ठीक है, 3 डिजिट और 6 डिजिट दोनों में ले सकते हैं, ठीक है, 3 डिजिट हेक्साडेसिमल और 6 डिजिट हेक्साडेसिमल, किसी भी पैटर्न में हम ले सकते हैं। देन कम्स फॉन्ट साइज, फिर कॉलन लगाया, ठीक है, फॉन्ट साइज एक एट्रीब्यूट है, इसको हम ऐसा कैसा यूज करेंगे। उसके बाद कॉलन लगाया, दैट इज 3em, ठीक है। फॉन्ट साइज कई तरह से लिए जा सकते हैं, ये आगे डिटेल में आएगा इसके अंदर, और सभी की अपनी अपनी विशेषता है, अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, उन सबको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। देन कम्स फॉन्ट फैमिली, दैट इज एरियल। एरियल क्या है? फॉन्ट है। MS वर्ड में भी आप देखते हैं एरियल, टाइम्स न्यू रोमन, बड़े सारे फॉन्ट होते हैं, तो फॉन्ट फैमिली एरियल हमने ली। तो ये है ऑन पेज CSS। इस तरह की CSS का असर पूरे पेज पर देखने को मिलता है। आइए प्रैक्टिकल कर लेते हैं। अभी हमारे सामने आप देख रहे हैं, ये एक फॉर्म हमने बनाया था, ठीक है, ये हमने TRTD में हमने एक फॉर्म बनाया था, ठीक है। अब हम इस पे एक CSS लगाना चाहते हैं, तो सबसे पहले ऊपर हेड के बाद, हेड में यहां पर हम स्टाइल STYLE, ओपनिंग टैग स्टाइल एंड क्लोजिंग टैग स्टाइल, ठीक है। ये फॉर्म ऐसा का ऐसा रहने देते हैं। हम सबसे पहले एक H1 लेते हैं, जो एग्जांपल हमने पढ़ा है उसी को स्टडी करते हैं। इस फॉर्म से पहले हम लिखते हैं फिल दिस फॉर्म H1 में। H1 हमने लगाया, फिल दिस फॉर्म /H1, ठीक है। ये है, ठीक है। अभी मैंने कोई स्टाइल नहीं लगाया, अभी मैंने सिर्फ H1 लगाया है। इस H1 पे मुझे एक स्टाइल देना है, H1 करली ब्रैकेट स्टार्ट एंड करली ब्रैकेट फिनिश, ठीक है। इसमें हम कर देते हैं कलर रेड। एक CSS लगने के बाद हम सेमीकोलन लगाते हैं, ठीक है, सेपरेट करेंगे सेमीकोलन से। हमने कलर लगा दिया रेड, Ctrl S करके देखते हैं क्या डिफरेंस आया। अब ये रेड हो गया है, ठीक है। फॉन्ट साइज देखिए, नोटपैड प्लस प्लस आपको नीचे हिंट्स दे रहा है, ठीक है ना। 12 पिक्सल करना है मुझे। अभी हम पिक्सल में लगाते हैं फॉन्ट, क्योंकि EMs हमने भी स्टडी नहीं करे हैं। अब ये फॉन्ट साइज इसका छोटा हो गया, ठीक है। उसके बाद फॉन्ट फैमिली,
एरियल ही लगा लेते हैं, एरियल। चेंज हो गया, देखो कलर जो फॉन्ट पैटर्न है वो चेंज हो गया, पहले थोड़ा अलग था, अब वो एरियल हो गया। ठीक है, अब ये ऑन पेज सीएसएस क्यों है? इस पूरे पेज पर मैं कहीं पर भी H1 लगा दूं, सपोज ये फॉर्म फिनिश होने के बाद मैं H1 में फिर से कुछ लिखता हूं, H1/H1 थैंक्स फॉर सबमिटिंग। देखो सेम स्टाइल में अप्लाई हो गया, हमने स्टाइल जो बना दिया वो ऐसा का ऐसा दूसरी जगह एप्लीकेबल हो गया। ठीक है, लेकिन अगर मैं पेज 2 खोल लेता हूं या पेज 1 में ये स्टाइल अप्लाई करता हूं तो क्या होगा इस पे अप्लाई? H1 hello/H1। अब मैंने किस पे लगाया? पेज 1 पे। पेज 1 पे देखो अफेक्ट नहीं है इसका, ये ऑन पेज सीएसएस है, यानी जिस पर्टिकुलर पेज पर मैंने ये डिजाइन बनाया उसी पेज पर काम कर रहा है। ठीक है, पेज डॉट एचटीएमएल पे काम कर रहा है, पेज 1 डॉट एचटीएमएल पर नहीं कर रहा है। ठीक है, ये तो होती है ऑन पेज सीएसएस। आगे बढ़ते हैं। अब फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि दो जगह आपने H1 लगाया, दोनों जगह अलग अलग ही उसके कलर्स हों, हम दोनों को एक जैसा नहीं ट्रीट करना चाहते, तब आप क्या करेंगे? इनलाइन सीएसएस लगाएंगे। आइए नीचे वाली सीएसएस में इनलाइन लगा देते हैं। इनलाइन लगाने का क्या तरीका है? हम HTML एट्रीब्यूट्स जैसे लगाते थे उसी तरह से हम स्टाइल एट्रीब्यूट लगाएंगे, STYLE। आगे क्या करते हैं? एट्रीब्यूट में इज इक्वल टू लेते हैं एंड डबल कोट लेते हैं। ठीक है, इस कोट के अंदर वही सारा लिख देंगे जो हमने यहां पर करली ब्रैकेट के अंदर लिखा, ये सब चीज हम उस पर्टिकुलर कोट के अंदर लिख देंगे। अब फॉर एग्जांपल यहां पर मैं लिख देता हूं कलर ग्रीन सेमीकोलन, सेम वही पैटर्न। ठीक है, कलर कॉलन ग्रीन सेमीकोलन, कलर हमने ग्रीन कर दिया, फॉन्ट साइज क्या कर ले हम? 15 पिक्सल बड़ा कर दिया मैंने पहले से। सेव कर लेते हैं, सेमीकोलन देना ना भूलें, सेव। देखते हैं अब क्या होता है। देखो ये ग्रीन हो गया और ये रेड है। कोई सवाल आ रहा है दिमाग में? क्या आ रहा है? हाँ, ये लाइन पे लगाया है, लेकिन ये रेड क्यों आ रहा है? या ये भी रेड क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि ये स्टाइल तो हमने हटाया ही नहीं, ऑन पेज तो भी लगा हुआ है, ऑन पेज तो भी लगा हुआ है, तो ये सारे पे रेड हो जाना चाहिए ना। नीचे टैग दूसरा लग गया। हाँ नहीं, लाइन पे तो अलग से लगाया है, लेकिन अब मान लीजिए अब मैं कहता हूं कि पूरे कोड में ब्लू हो जाए, तो क्या हो जाना चाहिए? मैंने तो कह दिया कि H1 पूरे पेज पर जहां जहां है वहां पर कलर ब्लू हो जाए, सिर्फ वो हिस्सा हिला। अरे भैया पेज तो वही खोल रखा मैंने। ठीक है, इसी को हम कहते हैं कैस्केडिंग स्टाइल शीट। कैस्केड कर रही है, यानी हर चीज की अपनी प्रायोरिटी है। अब यहां ध्यान रखें, इनलाइन सीएसएस की प्रायोरिटी नंबर 1 है,
यानी इनलाइन में अगर आपने स्टाइल लगा दिया तो उसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलेगी, ठीक है। इनलाइन नंबर 1 प्रायोरिटी है, ऑन पेज नंबर 2 प्रायोरिटी है, और एक्सटर्नल सीएसएस नंबर 3 प्रायोरिटी है, ठीक है। कंप्यूटर क्या करेगा, अब मान लीजिए यहां पर मैं फॉन्ट नहीं लगाता, फॉन्ट हटा दिया मैंने, अब फॉन्ट क्या होगा, फॉन्ट उसने वहीं से उठा लिया, छोटा हो गया फॉन्ट, 12 पिक्सल था ना वहां। कंप्यूटर क्या करेगा, वो देखेगा कि कलर्स कितनी बार डिफाइन किया गया है, ठीक है। अब कलर ग्रीन है, यहां पर कंप्यूटर को कमांड मिली कलर ग्रीन है, यहां पर कमांड मिली कलर ब्लू है। कंप्यूटर क्या करेगा, एल्गोरिदम लगाएगा अपना, कैलकुलेट करेगा कि सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी है, उसके डाटाबेस में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है इनलाइन सीएसएस की, तो ग्रीन कलर यहां से उठा लिया, ठीक है। नंबर 1 प्रायोरिटी इनलाइन सीएसएस की है, जहां पर भी उसको नंबर 1 प्रायोरिटी मिल जाएगी, प्रायोरिटी हायर मिल जाएगी, उसको वो उठा लेगा, ठीक है। तो कलर के लिए उसने इसको फॉलो कर लिया, ठीक है। फॉन्ट के लिए वो यहां आ गया, क्योंकि फॉन्ट वहां नहीं बताया हुआ, अब फॉन्ट भी उसको पता करना है, फॉन्ट के लिए वो यहां आ गया, ठीक है। फिर फॉन्ट फैमिली के लिए भी वो यहां पर आ गया, ठीक है। सिर्फ कलर कलर उसने यहां से लिया, समझ गए। तो कंप्यूटर ऑटोमेटिकली प्रायोरिटी सेट करेगा, इसी को हम कहते हैं कैस्केडिंग, यानी कभी भी एरर नहीं आता इस लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। चीजें ऑटोमेटिकली कैस्केड करती हैं, आपने 2 बार स्टाइल डिफाइन कर दिया तब भी कंप्यूटर अपना दिमाग लगाकर कुछ ना कुछ उठाएगा, आपने 3 बार डिफाइन कर दिया तब भी उठाएगा, 4 बार डिफाइन कर दिया तब भी उठाएगा, ठीक है ना। एक ही चीज अगर कलर आपने अलग अलग जगह H1 को ही अलग अलग दे दिए, अलग अलग तरह से दे दिए, तब भी कंप्यूटर के माइंड में कुछ ना कुछ फॉर्मूला है जिससे वो उनमें से एक कलर चूज कर लेगा, क्लैश नहीं करेंगी कभी भी दो चीजें कि ये या ये, ठीक है, वो कंडीशन नहीं पैदा होगी। सो दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल जहां पर हमने कलर्स किए, फॉन्ट साइज लगाया और फॉन्ट फैमिली लगाई, राइट। अब आगे बात करते हैं एक्सटर्नल स्टाइल कैसे लगाया जाता है। एक्सटर्नल स्टाइल लगाने के 2 तरीके हैं, ठीक है। पहला तरीका है स्टाइल टैग के अंदर @import URL, हम इस तरह से स्टाइल को इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। यानी जहां पर भी हमने स्टाइल शीट बनाई, यहां पर मैं एक स्टाइल शीट बना लेता हूं उसी फोल्डर के अंदर जहां पे मेरे HTML पड़े हैं, इसको नाम दे देता हूं STYLE, एक्सटेंशन हमेशा ध्यान रखना .txt.css होगी, इस फाइल की एक्सटेंशन .css होगी। अब हम बात कर रहे हैं एक्सटर्नल स्टाइल्स की, ठीक है, इंटरनल नहीं, इंटरनल हो गई, ठीक है ना। इंटरनल होती है ऑन पेज और इनलाइन, 2 तरह की इंटरनल है। अब हम बात कर रहे हैं तीसरी प्रकार, दैट इज एक्सटर्नल स्टाइल शीट। तो एक्सटर्नल स्टाइल शीट लगाने का तरीका ये रहेगा, इसके लगाने के 2 तरीके हैं। नंबर 1, हम स्टाइल टैग को ओपन करते हैं और स्टाइल को ही क्लोज करते हैं और बीच में @import स्पेस URL, फिर ब्रैकेट ऑन, कोट्स ऑन, और उसके बीच में हम उस फाइल का नाम देते हैं, जैसे हम इमेज देते थे, ठीक है ना, इमेज का पाथ देते थे जिस तरह से, उसी तरह से हम उस पर्टिकुलर फाइल का नाम देते हैं और CSS लगा देते हैं, ठीक है। So this statement tells the browser to fetch a style sheet with the name of styles.css.
उसके बाद है दूसरा तरीका, हेड के अंदर हम एक लिंक के नाम से एट्रीब्यूट लगाते हैं। ये दूसरा तरीका है, ठीक है। इसको कैसे करना है, लिंक इज इक्वल टू लिंक स्पेस आरएल। आरएल स्टैंड फॉर रिलेशन। किस तरह का है वो, एक स्टाइल शीट है। आरएल इज इक्वल टू कोट्स में स्टाइल शीट, टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट स्लैश सीएसएस, ये एज इट इज आप लिखेंगे। आरएल इज इक्वल टू स्टाइल शीट, टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट स्लैश सीएसएस, एंड देन एचरेफ। एचरेफ हम कहां लगाया था, हमने एएचरेफ किया था, याद है, जब हमने एंकर टैग लगाया था लिंक जोड़ने के लिए। उसी तरह से एचरेफ, ठीक है ना, हाइपरलिंक रेफरेंस स्टाइल्स डॉट सीएसएस, ठीक है। तो लिंक स्पेस आरएल इज इक्वल टू स्टाइल शीट, टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट स्लैश सीएसएस, एचरेफ इज इक्वल टू स्टाइल्स डॉट सीएसएस। क्लियर है? इस तरह से करेंगे, दो तरीके हैं। अब हम दोनों को बारी बारी स्टडी करते हैं। पहला तरीका है इंपोर्ट यूआरएल style.css, हमने ये बनाया, ठीक है, इसी तरह से। और इसके बाद हम सेमीकोलन लगा देते हैं। ये तरीका बहुत कम यूज होता है, ज्यादा यूज कौन सा होता है, जो दूसरा मैंने बताया, ठीक है। ये तरीका तब यूज होता है जब स्टाइल के अंदर ही हमें स्टाइल, एक्सटर्नल स्टाइल इंक्लूड करना है, एक स्टाइल शीट के अंदर दूसरा स्टाइल इंक्लूड करना है, तब हम इस तरीके को यूज करते हैं। तो अब H1 यहां से उठाकर हम इसको कट कर लेते हैं। मैंने यहां जो H1 की डेफिनेशन लिखी थी उसको कट करके मैं इस अलग स्टाइल शीट के अंदर डाल देता हूं, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या असर है। असर वही है, ये काम कर रही है, ठीक है। ये कलर ब्लू है, कलर कहां दिया हुआ है, पेज डॉट एचटीएमएल पे ब्लू कलर नहीं दिया हुआ, पेज डॉट एचटीएमएल पे सिर्फ उस पर्टिकुलर स्टाइल शीट का लिंक दिया हुआ है, ठीक है। वो स्टाइल पड़ा कहां है, यहां पर है। मैं यहां पर कलर येलो कर दूंगा, ये ब्लू और कहां से पिक कर रहा है, ठीक है। तो अब हम इस कलर को चेंज कर देते हैं, फॉन्ट साइज। अब मुझे जो भी स्टाइल अप्लाई करना है वो यहां पर मैं करूंगा, ठीक है। एक मिनट चेक कर लेते हैं ये काम, कलर क्यों नहीं चेंज हुआ, जस्ट अ मिनट। यहां पर हमने इसको ग्रीन दिया हुआ है, हम पेज डॉट एचटीएमएल को चेक कर रहे हैं, इसको हम सेव कर लेते हैं, कंट्रोल एस। अब ये देखो ये येलो हो गया, ठीक है। अगर मैं यहां पर कुछ और कलर कर देता हूं, ग्रे कर देता हूं, तो हमें यहां ग्रे दिखने को मिलेगा। तो इस तरह से हमारी एक्सटर्नल स्टाइल शीट काम करती है, ठीक है। अब एक्सटर्नल स्टाइल शीट का बेनिफिट क्या है कि ये जो स्टाइल शीट है मैं कहीं पर भी इंक्लूड कर सकता हूं। अभी मैंने आपको करके दिखाया था कि पेज 1 पर ये स्टाइल शीट काम नहीं कर रही थी। अब मैं क्या करूंगा, ये जो है सिर्फ इतना हिस्सा,
इसको कॉपी करूंगा और पेज 1 पर लगा दूंगा। ध्यान रहे हेड में लगाएंगे आप, ठीक है, एंड कंट्रोल एस। अब ये पेज 1 पर भी काम कर गया है, देखिए हेलो छोटा हो गया और ग्रे हो गया, ठीक है। नॉर्मली सीएसएस का कोड कई कई पेजेस का होता है, तो आपको क्या करना है, सिर्फ उसका लिंक लगाना है, ठीक है। अगर 10 पेज का कोड है सीएसएस का, तो आपको सिर्फ और सिर्फ उसको एक बार लिखना है 10 पेज को, और उसके बाद उस पेज का लिंक आप जिस भी पेज पर लगा देंगे वहां वो काम करना शुरू कर देगी, ठीक है। दूसरा तरीका सीएसएस लगाने का अब स्टडी कर लें हम। दूसरा तरीका है लिंक रिलेशन इज इक्वल टू क्या है, STYLESHWT स्टाइल शीट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट स्लैश CSS देन href इज इक्वल टू, उसी का पाथ हम देंगे दोबारा से style.css, ठीक है। सो इस तरह से हम इसको इंक्लूड ऐसे भी करा सकते हैं। तो हमारे पास दो अप्रोच है इंक्लूड करने की। देखो काम कर गया, इज इट वर्किंग, यस, ठीक है। मैं थोड़ा सा अगर फोंट साइज बड़ा कर दूं, 19 कर देते हैं, कंट्रोल एस, ये देखिए काम कर रहा है, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा 3 तरह की स्टाइल शीट है, इनलाइन, ऑन पेज एंड एक्सटर्नल। 3 तरह की हमारे पास स्टाइल शीट है। प्रायोरिटी क्या है, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी इनलाइन की है, दूसरे नंबर की ऑन पेज की एंड तीसरे नंबर की एक्सटर्नल की। अब इसको भी हम स्टडी करते हैं। एक्सटर्नल सीएसएस में मैं कलर दे देता हूं ग्रे, ठीक है। इंटरनल सीएसएस में मैं कलर दे देता हूं कलर रेड, और इनलाइन सीएसएस में कलर हमने ऑलरेडी ग्रीन दिया हुआ है। अब कौन सा काम करेगा, बताओ। हम वापस से पेज 1 पेज डॉट एचटीएमएल खोल लेते हैं। अब ये ग्रीन काम कर रहा है क्योंकि सबसे ज्यादा प्रायोरिटी इनलाइन सीएसएस की है, ठीक है। यदि मैं यहां से कलर हटा देता हूं तो कौन सा काम करेगा, अब प्रायोरिटी किसकी आ जाएगी, ऑन पेज की, रेड काम करेगा अब, ठीक है। अब मैं यहां से भी अगर हटा देता हूं तो प्रायोरिटी किसकी पे मूव हो जाएगी, एक्सटर्नल पे, ठीक है। क्लियर है, बढ़े आगे। तो अभी तक हमने सीखा कि स्टाइल शीट को कैसे इंपोर्ट करते हैं। अब यहां पर इनलाइन सीएसएस को हम एम्बेडेड स्टाइल्स भी कहते हैं। इनलाइन सीएसएस का ही दूसरा नाम है एम्बेडेड स्टाइल, ठीक है। एम्बेडेड का मतलब है एट्रीब्यूट्स के अंदर हम स्टाइल को डिफाइन करते हैं, जैसा कि अभी हमने किया, ठीक है। तो ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब बात करते हैं आईडीज और क्लासेस की। डिजाइनिंग में मोस्ट ऑफ द वर्क इज डन बाय यूजिंग आईडीज एंड क्लासेस। ज्यादा से ज्यादा काम हम आईडी और क्लास बनाकर करते हैं। आईडी और क्लास इसलिए लिए जाते हैं क्योंकि ये इजी टू अप्लाई है। हमने एक स्टाइल बनाया और उसको नाम दे दिया, और वो कहीं पे भी अप्लाई हो सकता है। जरूरी नहीं है मुझे H1 पे लगाना है, मुझे पैराग्राफ पे लगाना है, मुझे टेबल पे लगाना है, मुझे कहीं पर भी लगाना है, वो एज इट इज काम कर जाएगा। उसको हमने एक नाम दे दिया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि कलर रेड होना चाहिए, कलर शुड बी रेड, मेरा फेवरेट कलर है, ठीक है।
font size should be 15 pixels because ये मुझे अच्छा लगता है, and then font type should be Arial, border भी होना चाहिए, 1 पिक्सल का बॉर्डर होना चाहिए, ठीक है, छोड़ दो, इतना ही कर लेते हैं। अब ये 4 चीजों का कॉम्बिनेशन मुझे अच्छा लगता है, मुझे कहीं पे भी अप्लाई करना है तो क्या मैं अलग अलग डिफाइन करूंगा? आज मैंने H1 पे किया, कल मुझे पैराग्राफ पे करना है, कल परसों मुझे टेबल पे करना है, क्या मैं इनको बार बार डिफाइन करता रहूंगा? नहीं, मुझे क्या करना है, इस सेट को एक नाम दे देना, ठीक है। सी आपने पढ़ा हुआ है, सी में हम क्या करते थे, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते, सी प्लस प्लस में, ठीक है ना, हम उसका एक ऑब्जेक्ट बना लेते थे, उसमें भी क्लासेस थी, सी प्लस प्लस में क्लास बनाते थे, हाँ क्लास बना लेते थे हम एक, सेम उसी तरह से। अब ये पूरा का पूरा जो है, इसको मैंने एक नाम दे देना है, वो नाम क्या है, कैसे देंगे? दो तरीके हैं, या तो हम उसकी एक आईडी बनाते हैं या हम क्लास बनाते हैं, ठीक है। आईडी बनाने के लिए हम हैश यूज करते हैं, हैश माय फेवरेट, FAV, इतना कर रहा हूं, ठीक है, करली ब्रैकेट्स ऑन और पूरा स्टाइल होने के बाद करली ब्रैकेट्स ऑफ, ठीक है। ये तरीका है आईडी बनाने का, ठीक है। और क्लास बनाने का क्या तरीका है, डॉट लगाते हैं, माय फेवरेट, सेम ही उठा लेते हैं, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस कर देते हैं, इसमें रेड की बजाय मैं ग्रीन कर लेता हूं, इसमें 15 की बजाय मैं 25 कर लेता हूं, That's it. अब ये जो मैंने पूरा बनाया है स्टाइल, इसको मैं style.css में ही रख लेता हूं ताकि अलग अलग हम इसको मैनेज ना करें, ठीक है। इससे फायदा ये हो गया कि एक स्टाइल को हमने नाम दे दिया। अभी तक हम क्या कर रहे थे, हम H1 या हम किसी एलिमेंट पे लगा रहे थे, अलग अलग तरह से लगा रहे थे, ठीक है। अब यहां पे भी 3 प्रकार हैं। पहला, डायरेक्ट एलिमेंट को हम इंक्लूड करते हैं, एलिमेंट पे हम स्टाइल लगाते हैं। वो कैसे लगता है, ना हम डॉट लगाते हैं ना हम हैश लगाते हैं, जैसे H1 पे लगाया है। जितने भी HTML के बेसिक एलिमेंट्स हैं, p, div, H1 और क्या क्या है, बॉडी, हेड, टेबल, tr, td, जितने भी HTML एलिमेंट्स हैं, पता है ना, जो अभी तक हमने पढ़े HTML में, उसका नाम डायरेक्टली देते हैं, ना उनसे पहले डॉट लगाते हैं ना हैश लगाएंगे, कुछ भी नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट उसका नाम देंगे और उसका स्टाइल डिफाइन कर देंगे। तरीका पहला ये, ठीक है। दूसरा तरीका, हम एक आईडी बनाते हैं, ठीक है। तीसरा तरीका, हम एक क्लास बनाते हैं। अब यहां पे भी प्रायोरिटी है, बता रहा हूं, पहले हम प्रायोरिटी को समझ लें। प्रायोरिटी यहां पर भी है, अगर मैं H1 ले रहा हूं और मान लीजिए ये मेरा है H1, ठीक है, इसको हटा देते हैं एक पल के लिए। H1 पे मैंने स्टाइल अप्लाई किया हुआ है, H1 पे मैं कहता हूं कलर ग्रे होना चाहिए, फिर मैं कहता हूं H1 में ID इज इक्वल टू माई फेवरेट है, माई फेवरेट है, फिर आगे मैं कहता हूं क्लास भी माई फेवरेट है, ठीक है। अब फिर वही कंफ्यूजन क्रिएट होगी, मैंने आईडी भी लगा दी, क्लास भी लगा दी, एलिमेंट भी लगा दिया, ठीक है, तीनों पे स्टाइल है, इस पे ग्रे कलर है, इस पे रेड कलर है और इस पे ग्रीन कलर है, कौन सा अप्लाई होगा, अगेन प्रायोरिटी स्टार्ट हो जाती है। तो फिर से ध्यान देना है, नंबर 1 प्रायोरिटी HTML एलिमेंट की होती है, अगर एलिमेंट पे डायरेक्ट कोई स्टाइल अप्लाई है तो उसको प्रेफरेंस ज्यादा दी जाएगी, ठीक है। नंबर 2 प्रायोरिटी
इसकी होगी, आईडी की होगी, एंड नंबर 3 प्रायोरिटी क्लास की होगी। ठीक है, आईडी और क्लास में बेसिक डिफरेंस ये है, आईडी पेज पर एक बार यूज होती है, ठीक है, क्लास जितनी बार मर्जी यूज हो सकती है। ठीक है, आईडी का कलर मान लीजिए आईडी में रेड आपने डाला है, यानी पूरे पेज में एक ही बार आप आईडी को कॉल कर सकते हैं। ठीक है, 2 बार नहीं कर सकते। आईडी एक बार यूज हो गई उसके बाद खत्म हो जाती है। ठीक है, जबकि क्लास को जितनी बार मर्जी कॉल कर सकते हैं। ठीक है, अभी आपने एक पैराग्राफ बनाया, उसमें आईडी माय फेवरेट ले ली, अगले पैराग्राफ में आप आईडी माय फेवरेट नहीं ले सकते क्योंकि वो यूज हो चुकी है। आईडी इज वन टाइम एंड क्लास इज मैनी टाइम। ठीक है, तो आपने पैराग्राफ में आईडी लगाई, वो किसी काम की नहीं रहेगी अगर वो दूसरी बार लगाए। ठीक है, और क्लास को जितनी बार मर्जी यूज कर सकते हैं। अब देखिए, अ बेटर सोल्यूशन फॉर साइन एंड आईडी इन HTML लाइक दिस। अब क्लासेस आप कब यूज करते हैं? इफ यू लाइक टू अप्लाई द सेम स्टाइल टू मेनी एलिमेंट्स, बहुत सारे एलिमेंट्स पे अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है, पैराग्राफ पे अपना H1 पे, H2 पे, बहुत सारी चीजों पर एक ही चीज अप्लाई करना चाहते हैं और उनको अलग 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 आईडीज नहीं देना चाहते, क्योंकि आईडी तो आपको अलग अलग देनी पड़ेगी। ठीक है, तो सबको एक साथ मैनेज करने के लिए उनकी एक क्लास बना देते हैं। ठीक है, तो क्लासेस को डिफाइन करने का तरीका ये है, हम उसमें डॉट लगाते हैं। आईडी को डिफाइन करने का तरीका ये है कि हम उसमें हैश लगाते हैं। ठीक है, so instead of using a hash symbol which is reserved for IDs, class statement are preferred with dot period, dot। ठीक है, तो उसमें हम डॉट लगाते हैं। अब बात करते हैं CSS रूल्स। CSS लगाने के लिए क्या है, हम सबसे पहले ये सिलेक्टर है और ये उसकी वैल्यू है। ठीक है, ये हम कर चुके हैं कि किस तरह से हम CSS बना रहे हैं। सेमीकोलन लगाना है, मल्टीपल असाइनमेंट्स हो सकती हैं, यानी एक ही उसके अंदर बहुत सारी चीजें हम लिखते चले जा सकते हैं। ठीक है, इतना मैं आपको बता चुका हूं। H1 है तो उसमें फॉन्ट साइज 240%, फिर कलर इज इक्वल टू कलर ब्लू, ये हम कर चुके हैं इतना। ठीक है, ये बुक आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि वाकई में बहुत आसान है, बड़े अच्छे से और बड़ी इजी तरीके से सब कुछ समझा रखा है। इट इज वेरी इजी बुक। ठीक है ना, एंड वन ऑफ माय मोस्ट प्रेफर्ड बुक। आगे बात करते हैं, HTML में भी हमने कमेंट्स लगाए थे, याद है? जब किसी चीज को सिर्फ और सिर्फ रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज करना है, आपको कुछ पल के लिए उसको हाइड कर देना है, सॉरी अनयूजफुल बनाना है, या सिर्फ रिमार्क्स देने हैं, ये क्या है? ठीक है ना, तो हम कमेंट्स लगाते हैं। CSS में कमेंट लगाने का क्या तरीका है? अब मान लीजिए मैं डिफाइन करना चाहता हूं कि इसमें हम इस तरह से कमेंट स्टार्ट करते हैं, स्लैश एंड स्टार। दिस इज of my favorite class। फिर स्टार लगा के हैश कर देंगे तो ये कमेंट हो जाता है। जब तक मैंने इसको क्लोज नहीं किया तब तक इसने नीचे तक के लास्ट तक को कमेंट कर दिए, यानी लास्ट तक का बंद हो गया। इसको जैसे ही मैं स्टार और स्लैश करता हूं, देखो नीचे का कलर चेंज हो गया। ठीक है, इसको मैं, इसका असर कहीं नहीं दिखता, ये सिर्फ अपने आप को बताने के लिए है कि कहां पर मैंने किस चीज का रूल लगाया, क्योंकि CSS का कोड 10-10 पेज 15-15 पेज तक चला जाता है कई बारी। बहुत सारी साइट्स पे आप देखेंगे इट इज वेरी लॉन्ग। ठीक है, बहुत अट्रैक्टिव वेबसाइट, जितनी ज्यादा अट्रैक्टिव होगी, जितने ज्यादा कलर्स होंगे, उतना बड़ा CSS होगा। तो बहुत बड़ा CSS है तो आप कैसे पहचानेंगे कि कौन सा कोड किस काम आ रहा है? ठीक है, आजकल बूटस्ट्रैप CSS आती है, दैट इज अ रेडीमेड CSS।
ठीक है, ट्विटर बूटस्ट्रैप बहुत फेमस सीएसएस है, बनी बनाई सीएसएस है, आपको जस्ट उसको इंक्लूड करना है और एज इट इज यूज करना है। ठीक है, सो इस तरह से हम इसको कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मल्टी लाइन कमेंट भी हो सकता है। पूरी सीएसएस को आपको कुछ समय के लिए बंद करना है, मान लीजिए आप चाहते हैं कि ये कोड थोड़े वक्त के लिए काम ना करे, तो वो भी आप कर सकते हैं। यहां लगा दें आप इसको, ठीक है ना, ये पूरा कोड बंद हो गया, अब ये काम नहीं करेगा। ठीक है, तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। दैट इज योर चॉइस कि आप उसको कैसे मैनेज करना चाहते हैं। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब स्टाइल के टाइप्स कितने हैं, कितने प्रकार के स्टाइल्स होते हैं। सबसे पहला होता है डिफॉल्ट स्टाइल। डिफॉल्ट स्टाइल क्या है, मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूं, इसको छोड़ दीजिए, हम पूरे को कमेंट कर देते हैं, एक पल के लिए हम पूरे को ही कमेंट कर देते हैं, कंट्रोल एस। ठीक है, पेज पर गया, यहां से भी किसी भी तरह की सीएसएस को हटा दिया हमने, कोई स्टाइल नहीं लगा हुआ है, और यहां पर भी कोई स्टाइल नहीं लगा हुआ। ठीक है, स्टाइल नहीं लगा हुआ है कोई भी, कलर्स वलर्स मैंने कोई नहीं डिफाइन किया। अब क्या होगा, क्या होगा बस, अब क्या इसके पीछे स्टाइल नहीं है, कुछ तो है जो बता रहा है कि फॉन्ट साइज बड़ा होना चाहिए, ब्लैक होना चाहिए और टाइम्स न्यू रोमन होना चाहिए। कौन बता रहा है, कौन है वो, उसको हम कहते हैं डिफॉल्ट सीएसएस, डिफॉल्ट स्टाइल। ठीक है, साइज 32 है, लाइन हाइट इतना है, वेट इतना है, इटैलिक नहीं है। ठीक है, कोरियर न्यू फॉन्ट लगा हुआ है, टाइम्स न्यू रोमन भी लगा हुआ है, लगे तो हुए ना फॉन्ट्स, मेनली टाइम्स न्यू रोमन यूज हो रहे हैं। ठीक है, ये है डिफॉल्ट सीएसएस, जो कि ब्राउजर की डिफॉल्ट होती है, ना कि यूजर की डिफॉल्ट। अलग अलग ब्राउजर में डिफरेंस आपको मिल सकता है, ब्राउजर यानी मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, अब हम इसको अगर खोल लें क्रोम में तो हो सकता है थोड़ा डिफरेंस मिल जाए। समटाइम इट हैपेंस कि अलग अलग ब्राउजर में आपको अलग अलग तरह के कलर्स और थोड़ा थोड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है। ठीक है, तो ब्राउजर भी अपनी खुद की स्टाइल शीट रखते हैं, इसलिए हम इसको कैस्केडिंग कहते हैं। अगेन मैं उसी कैस्केडिंग वर्ड पर आ रहा हूं, क्योंकि अगर आपने कोई भी स्टाइल नहीं डिफाइन किया तो इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ होगा नहीं, उसके बावजूद भी कुछ होगा। देख लो डिफरेंस आ गया, डिफरेंस देख रहे हैं, एक मिनट, थोड़ा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, ये जो चेक बॉक्स है ये देखिए यहाँ पर स्क्वायर्ड है, लेकिन क्रोम में जाता हूं तो वहां पे ये थोड़े ब्लर है, ग्रे कलर के हैं। ठीक है, ये चेक बॉक्स यहां किसी और तरह का है, यहां ये चेक बॉक्स किसी और तरह का है, ये डिफॉल्ट है। ठीक है, हम अपनी सीएसएस जब तक नहीं बनाएंगे तब तक ब्राउजर अपनी अपनी सीएसएस लगाते हैं जो उनके डाटाबेस में उनको अलाउ करती है। ठीक है, फॉन्ट साइज में भी थोड़ा डिफरेंस आप देखेंगे, ये फॉन्ट साइज अलग है, ये फॉन्ट साइज थोड़ा सा डिफरेंस है। ये जो राइट योर नेम वर्ड लिखा है इसके पैटर्न में भी थोड़ा डिफरेंस है। वहीं अगर मैं एज खोल लेता हूं जो कि माइक्रोसॉफ्ट का है ब्राउजर, यहां आपको और डिफरेंस मिलेगा। तो यानी हर ब्राउजर अपनी अलग एक सीएसएस लिए हुए है। ठीक है, यहाँ देखिए ये फॉन्ट, ये एड्रेस वाला जो है ना फॉन्ट एज में, ये बड़ा अलग है, यहाँ ये फॉन्ट अलग है, यहाँ ये फॉन्ट अलग है, ये एड्रेस वर्ड जो लिखा है। ठीक है, तो ये कहां से आ रहा है, डिफॉल्ट सीएसएस से आ रहा है। ओपेरा में देख लेते हैं, हमारे पास ब्राउजर सारे हैं,
तो जितने भी आप ब्राउजर खोलेंगे आपको कई बार ही लगेगा यार ये वेबसाइट क्रोम में अच्छी चल रही है, ओपेरा में अच्छी नहीं चल रही, फायरफॉक्स में अच्छी चल रही है। ठीक है, और एक ब्राउजर हो रहा है मेरे पास टोर, टोर हैज बीन रिमूव्ड आई थिंक, नो प्रॉब्लम। चलिए टोर नहीं करते। सो दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, दिस इज द डिफॉल्ट स्टाइल्स जो कि ब्राउजर के अंदर ऑटोमेटिकली उनकी तरफ से सेव्ड है। ठीक है, the styling with the lowest level of precedence is default styling applied by a web browser. These styles are created as a fallback for when a web page doesn't have any styles defined. They are intended to be generic set of styles that will display reasonably well in most instances. Pre-CSS, these were the only styles applied to a document, and only a handful of them could be changed by a web page. ठीक है, such as font phase, color, size plus a few variant sizing arguments. ठीक है, आगे बात करते हैं, नेक्स्ट इज यूजर डिफाइंड यूजर स्टाइल्स। ये यूजर स्टाइल्स आपके तब काम करते हैं जब आप फायरफॉक्स में अपनी यूजर स्टाइल शीट डाल देते हैं। ठीक है, इसका पर्पज ये होता है कि आप कई बार अपने खुद के कुछ आप कहते हैं कि ये कलर्स दिखने चाहिए, और फायरफॉक्स में एक ऑप्शन रहता है फायरफॉक्स यूजर स्टाइल्स का। ठीक है, या इंटरनेट एक्सप्लोरर में ऑप्शन होता है यूजर स्टाइल्स का, आप वहां पर जाके अपनी स्टाइल शीट अपलोड कर सकते हैं। तो कुछ एलिमेंट्स जो जो आपने अपनी स्टाइल शीट बनाई है वो एप्लीकेबल हो जाते हैं। ठीक है, यानी मान लो आपने H1 का कलर रेड कर दिया, तो जहां जहां H1 होगा डिफॉल्ट तो वो रेड ही नजर आएगा आपको। ठीक है, इसका यूज ना के बराबर होता है, मैंने कभी देखा नहीं किसी पर्सन को इसका यूज करते हुए, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि जो रियलिस्टिक चीज है वो बदल कर नजर आए। ठीक है ना, लेकिन कुछ लोग करते हैं जो अपने हिसाब से ब्राउजर्स को ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं, तो वो लोग इन चीजों का यूज करते हैं। अदरवाइज दिस इज द लीस्ट यूज स्टाइल। हाँ, बहुत सारी एक्सटेंशंस होती हैं, जैसे गूगल क्रोम की या फायरफॉक्स की एक्सटेंशंस होती हैं, वो नॉर्मली कई बारी स्टाइल्स को बदल देती हैं। हम फायरफॉक्स गूगल क्रोम में या फायरफॉक्स में कई बारी थीम्स अप्लाई करते हैं, ब्राउजर में थीम्स अप्लाई होती हैं। वो थीम्स का भी पर्पज यही होता है कि बैकग्राउंड में वो स्टाइल्स को चेंज कर देती हैं। ठीक है, तो वो यूजर स्टाइल्स का पार्ट है। ठीक है, तो अब यहां पर 3 प्रकार की स्टाइल्स आ जाते हैं, फिर से हर जगह 3-3 चीजें आएंगी आपके, ये स्टाइल शीट की खासियत है। ठीक है ना, हर चीज 3-3 मिलेगी आपको। तो यहां भी अब प्रायोरिटी तीसरा है एक्सटर्नल स्टाइल शीट। एक्सटर्नल स्टाइल शीट वो सभी हैं जो कि हम बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे लीस्ट प्रेसिडेंस जो लीस्ट इंपॉर्टेंस है वो डिफॉल्ट की है। डिफॉल्ट तो हमेशा रिप्लेस हो जाता है। सबसे लास्ट में कंप्यूटर यूज डिफॉल्ट स्टाइल को ढूंढता है, उससे पहले यूजर स्टाइल को ढूंढता है, उससे पहले एक्सटर्नल को ढूंढता है। ठीक है, एक्सटर्नल जो हमने अभी एक अलग से पेज बनाकर करी। ठीक है, हाँ, ये यूजर स्टाइल शीट का इन्होंने दिया है, ये आप कैसे कर सकते हैं, जनरल में जाएंगे, एक्सेसिबिलिटी में जाएंगे और यहाँ पर अपनी स्टाइल शीट को इंक्लूड कर देंगे। ठीक है, इंटरनेट एक्सप्लोरर का दिया है इन्होंने, एक बारी मैं आपको दिखा देता हूँ। इंटरनेट एक्सप्लोरर, इसकी सेटिंग्स,
ये जनरल, इसमें एक्सेसिबिलिटी में जाएंगे, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट्स यूजिंग माय स्टाइल शीट। यहाँ पर अपनी स्टाइल शीट को इंक्लूड कर देंगे, तो आप देखेंगे ये जितनी भी चीजें हैं वो आपकी अपनी स्टाइल शीट को उठाकर काम करने लगेंगी। ये यूजर स्टाइल है, ठीक है ना। यूजर स्टाइल इस तरह से लगाया जाता है। यहाँ पे हमने ये स्टाइल शीट बनाई है, हम इसको इंक्लूड कर देंगे, तो अब ये इसी को ही उठाता रहेगा, ठीक है। ऑटोमेटिकली कोई भी ब्राउज, कोई भी वेबसाइट आप खोलेंगे, अगर वहां पर यूजर ने, अगर वहां पर एक्सटर्नल स्टाइल शीट नहीं लगी हुई और कोई डिजाइन अप्लाई नहीं किया हुआ, तो वो आपकी स्टाइल में से उसको अप्लाई कर देगा, ठीक है। एज बेस्ड ऑन द प्रायोरिटी, ऐसा नहीं है कि आपको रिजल्ट दिखेगा, रिजल्ट तभी दिखेगा अगर वहां पर उसने कुछ स्टाइल नहीं अप्लाई किया, ठीक है ना, क्योंकि हर चीज प्रायोरिटाइज की गई है। वहां नहीं है तो वो आपकी स्टाइल में से ढूंढेगा, आपकी स्टाइल नहीं है तो वो डिफॉल्ट में जाएगा, ठीक है ना। स्टेप बाय स्टेप वो ढूंढना शुरू करेगा। तो इस तरह से आप यूजर बेस्ड स्टाइल शीट भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए प्रायोरिटी कैसे कैसे सेट होती है। सबसे नीचे डिफॉल्ट, उसके ऊपर यूजर, उसके ऊपर एक्सटर्नल, उसके ऊपर इंटरनल जो कि इन ऑन पेज है, ठीक है ना, जिसको हम इंटरनल स्टाइल भी कहते हैं और ऑन पेज भी कहते हैं। इसको लिखने का तरीका स्टाइल से स्टार्ट करते हैं, ओपनिंग टैग स्टाइल एंड क्लोजिंग टैग आल्सो स्टाइल, ये इसको काम करने का तरीका है, ठीक है। देन इनलाइन स्टाइल, जिसको हम एम्बेडेड स्टाइल भी कहते हैं, यानी हम एट्रीब्यूट के अंदर स्टाइल लगाते हैं, जैसे स्टाइल इज इक्वल टू, ठीक है। तो इस तरह से हम प्रायोरिटीज सेट करते हैं, क्लियर है। तो बेसिकली तीन चीजें आती हैं। सबसे पहले हमारी बनाई स्टाइल शीट, उसके बाद यूजर की स्टाइल शीट और उसके बाद ब्राउजर की स्टाइल शीट, ठीक है। फिर हमारी बनाई स्टाइल शीट में भी तीन चीजें आती हैं। सबसे पहले इनलाइन, फिर इंटरनल और फिर एक्सटर्नल, ठीक है। फिर जब हम स्टाइल्स बनाते हैं उसमें भी तीन चीजें आती हैं। सबसे पहले HTML एलिमेंट, फिर आईडी, फिर क्लासेस, ठीक है। सभी में तीन तीन चीजें आती हैं। तो आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा और पढ़ेंगे, इतना नहीं पढ़ेंगे कि कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए, ठीक है। आगे करते हैं हम CSS सिलेक्टर। सबसे पहले बात करते हैं कि सिलेक्टर क्या होते हैं। द मीन्स बाय विच यू एक्सेस वन और मोर एलिमेंट्स ऑन द पेज इज कॉल्ड सिलेक्शन। जिस तरह से आप पेज पर चीजों को देखते हैं, उनको एक्सेस करते हैं, उसको हम सिलेक्टर कहते हैं। सबसे पहले आता है टाइप सिलेक्टर। टाइप सिलेक्टर वही है जो हम बिल्कुल सबसे बेसिक सिलेक्टर की बात करते हैं। जैसे हमने P लगा दिया और P को डायरेक्टली हमने एक स्टाइल दे दिया, H1 लगा दिया, H1 को स्टाइल दे दिया, ठीक है। तो सबसे पहले आता है टाइप सिलेक्टर, जिसमें हम पूरा का पूरा HTML एलिमेंट एज इट इज यूज कर देते हैं। अगर हमने पैराग्राफ पे कोई स्टाइल अप्लाई करना है तो जस्ट मैं P ले लूंगा, H1 पे अप्लाई करना है तो H1 ले लूंगा, H2 पे करना है H2 ले लूंगा, ठीक है ना। जितने भी HTML के बेसिक एलिमेंट्स हैं उनको मैं एज इट इज ले लेता हूँ, उसको हम कहते हैं टाइप सिलेक्टर। जैसे टेबल लेना है तो टेबल ही लिख दिया, TR लेना है तो TR लिख दिया, ठीक है, उस पर डायरेक्ट स्टाइल अप्लाई कर दिया। फिर आता है डिसेंडेंट सिलेक्टर। डिसेंडेंट होता है जब हम एक के अंदर दूसरी चीज की मौजूदगी पर हम कोई स्टाइल अप्लाई करते हैं। आज हम इसको थोड़ा सा पढ़ेंगे, प्रैक्टिकल पार्ट है ये पूरा, डिटेल में हम नेक्स्ट सेशन में जाएंगे, कल जाएंगे, ठीक है ना।
तो डिसेंडेंट सेलेक्टर जैसे P के अंदर B है, एक पैराग्राफ स्टार्ट होता है और पैराग्राफ में एक कोई चीज बोल्ड बनाई गई है, तो उस पर आप कोई चीज कलर लगाना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि पैराग्राफ के अंदर जो बोल्ड है उसी पर ही कलर रेड हो। अगर वो डायरेक्ट ही बोल्ड है या टेबल के अंदर बोल्ड है या H1 के अंदर बोल्ड है, उस पर कलर अप्लाई ना हो। ठीक है ना, कंडीशन लगा दी आपने। आप कह रहे हैं कि P के अंदर B होना चाहिए, तब ये कलर अप्लाई हो। ठीक है, तब हम क्या करेंगे, डिसेंडेंट सेलेक्टर लेंगे। डिसेंडेंट सेलेक्टर जैसे यूएल के अंदर LI है और LI के अंदर B है, ये हमारे डिसेंडेंट सेलेक्टर। ठीक है, फिर आता है चाइल्ड सेलेक्टर। चाइल्ड सेलेक्टर एक्चुअली हम एक एरो का साइन लगाते हैं P और उसके अंदर हम एरो लगाते हैं और फिर हम B करते हैं। चाइल्ड सेलेक्टर का मतलब होता है कि P के अंदर डायरेक्टली B होना चाहिए, यानी ऐसा नहीं कि P के अंदर टेबल है और टेबल के अंदर B है, ऐसा भी हो सकता है। P के अंदर टेबल है और टेबल के अंदर B है। जो ऊपर वाला सिलेक्टर है ना डिसेंडेंट, वो काम कर जाएगा अगर P के अंदर टेबल है और टेबल के अंदर B है। ये हम नेस्टेड की बात कर रहे हैं, समझते हैं ना, नेस्टेड। P स्टार्ट हुआ, P खत्म हुआ, उससे बीच में ये टेबल स्टार्ट हुई, टेबल बंद हुई, और उसके बीच में B स्टार्ट हुआ, B बंद हुआ। ठीक है ना, जो हमने स्टार्टिंग में एक नेस्टेड का टॉपिक किया था। तो यहां पर जो चीज हम बात कर रहे हैं, चाइल्ड सेलेक्टर का मतलब है कि P के अंदर डायरेक्टली B होना चाहिए, बीच में कुछ नहीं होना चाहिए, यानी एक दूसरे से कनेक्टेड होने चाहिए। ठीक है, इसको भी हम प्रैक्टिकली करेंगे अभी आगे, आज नहीं करेंगे, आज बहुत ज्यादा हो गया टॉपिक। तो ये है हमारा चाइल्ड सेलेक्टर। फिर आता है एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर। एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर कभी भी नेस्टेड के केस में नहीं यूज होता है। एडजेसेंट सिबलिंग का मतलब है कि एक खत्म हुआ उसके बाद अगला स्टार्ट हुआ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब I के बाद अगर B है, यहां पर ये देखिए नेस्टेड नहीं है, I के अंदर B नहीं है। I के अंदर B का मतलब होता है I के खत्म होने से पहले ही B स्टार्ट होके खत्म होता, फिर I खत्म। ठीक है, मैं आपको दो एग्जांपल दिखा देता हूं, यहां कंफ्यूजन क्रिएट हो रही होगी। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ P एंड P इज क्लोज्ड, ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग। इस P के बीच में, इस P के बीच में इटैलिक आपने लिया एंड इटैलिक लिया, और इस इटैलिक के बीच में आपने बोल्ड लिया। ठीक है, अगर मुझे अगर मैं बात करूं टाइप सिलेक्टर की, टाइप सिलेक्टर तो आप समझ गए। अगर मैं बात करूं डिसेंडेंट सिलेक्टर, डिसेंडेंट सिलेक्टर का मतलब है कि P के बीच में B है, बीच में कुछ भी हो, ठीक है ना, P के बाद B होना चाहिए, यानी P के फिनिश होने से पहले B क्लोज होना चाहिए। ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं है उसको, डिसेंडेंट को। यहां पर I हो, B हो, टेबल हो, कुछ भी हो, डजेंट मैटर, और जितने मर्जी एलिमेंट हो। ठीक है ना, साथ में आप U भी लगा दें, दैट इज अंडरलाइन, उससे उसको कोई मतलब नहीं है, वो है डिसेंडेंट सिलेक्टर। ठीक है, अगर मुझे अप्लाई करना है डिसेंडेंट में कि P के बाद अगर B आता है तो कलर रेड हो जाए, तो मेरा मतलब इसके अंदर B से है। ठीक है ना, चाइल्ड सिलेक्टर का मतलब है कि P के डायरेक्टली बाद B होना चाहिए, यानी अगर मैं चाइल्ड में कलर लगा देता हूं कि अगर P के डायरेक्टली बाद B आ जाए तो कलर येलो हो जाए, तो क्या यहां पर होगा? नहीं होगा, क्योंकि P के बाद I है, I के बाद U है, U के बाद B है। ठीक है ना, चाइल्ड कौन होता है? जिसकी पेरेंट्स डायरेक्टली केयर करते हैं, पकड़ के रखते हैं उसको। ठीक है, यानी ये चीजें नहीं होनी चाहिए। अगर ये चीजें हैं तो वो काम नहीं करेगा। ठीक है, तो पहला डिसेंडेंट, दूसरा चाइल्ड। डिसेंडेंट का मतलब है
बीच में कुछ भी हो, लेकिन ये कंडीशन पूरी होनी चाहिए कि P के बाद B है, जैसे मर्जी है। चाइल्ड यानी उसके तुरंत बाद होना चाहिए, ठीक है। तीसरा एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर। एडजेसेंट सिबलिंग का मतलब ये है कि P के बाद, P के अंदर आई की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं P के खत्म होने के बाद अगर आई है, इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। एडजेसेंट सिबलिंग का मतलब है कि उसके पूरे क्लोज होने के बाद अगला जो एलिमेंट है उस पर वो स्टाइल अप्लाई होगा, ठीक है। मतलब कि जो भी आप कंडीशन देते हैं, जैसे यहां इन्होंने आई और बी की दी है, ठीक है। यहां पर ये कह रहा है कि आई के क्लोज होने के बाद अगर बी आ जाए तो कलर रेड हो जाए, यानी आई के क्लोज होने के बाद बी आ गया तो कलर रेड हो गया। कंडीशन कुछ भी हो सकती है जो आप लिखेंगे, मैं तो जस्ट एक रेफरेंस के लिए एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। मैं यहां पर कंडीशन बना रहा हूं पी के बाद आई, ठीक है ना। This will make any bold text display in color red, but only when it immediately follows an element in italics, ठीक है ना। जब तुरंत बाद वो होगा तब जाकर वो काम करेगा, ठीक है। उसके बाद आईडी सिलेक्टर में बता चुका हूं, हैश लगाते हैं आईडी में, ठीक है। IDs can be used only once within a document, so only the first occurrence found will receive the new property value assigned by a CSS. ठीक है, but in CSS you can directly reference any IDs that have the same name as long as they occur within different element types like this. एक एलिमेंट के अंदर एक ही बार काम करती है आईडी, यानी div के अंदर आईडी आपने लगा दी, दोबारा div के अंदर आईडी लगा दी, काम नहीं करेगी। पैराग्राफ के अंदर आपने आईडी लगा दी, ठीक है, और पैराग्राफ के अंदर आपने दोबारा आईडी लगा दी, तो सिर्फ फर्स्ट ऑक्यूरेंस यानी फर्स्ट टाइम जो था उस पे काम करेगी, दूसरी बार वाली पे वो काम नहीं करेगी, ठीक है। हाँ, लेकिन किसी दूसरे एलिमेंट पे वो काम कर जाएगी। पैराग्राफ में एक बार ही कर गई, दूसरी बार पैराग्राफ पे नहीं करेगी, H1 में कर जाएगी, स्पैन में कर जाएगी, डिव में कर जाएगी, ठीक है ना। तो आईडी एक एलिमेंट में एक ही बार काम करती है, ठीक है, ये ध्यान रखना। So ID can be used only once within a document, so only the first occurrence found will receive the new property value assigned by a CSS. But in CSS, you can directly reference any IDs that have the same name, as long as they occur within different element types like this. ठीक है, because IDs normally apply only to unique element, the following rule will apply and underline to only the first occurrence of my ID. ठीक है, however you can ensure CSS applies the rule to both occurrence like this. ये फिर थोड़ा और एडवांस है कि अगर दोनों पे आपको अप्लाई करना है तो आप दोनों को स्टैंड पे भी ऑडिट करिए, ठीक है। तो यहाँ आज हम क्लोज करते हैं सेशन को, ठीक है। इट इज मोर देन एनफ, ठीक है। CSS को लगाना सीखें, बनाना सीखें, ठीक है। ये बुक्स मैं जस्ट अभी व्हाट्सएप पर डाल रहा हूँ, इसको आप डाउनलोड कर लें,
इसके पेज नंबर 395 पर है हम अभी, है ना। आज क्या डे है? अच्छा 26 जनवरी, ठीक है ना। तो मैंने रिमार्क लगा दिया यहाँ पर, बुक मार्क कर दिया इसको। तो आज का सेशन हम यहीं क्लोज करते हैं और ये मैं रिकॉर्डिंग अभी आप लोगों को शेयर कर दूंगा।